सिक्योरिटी से अमोल आठवले भी हैं हमारे साथ। गुड आफ्टरनून अमोल, बताइए कहां पर है आपकी नज़र और इस बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या देंगे आप? जी नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। आई थिंक दोनों मिड कैप स्टॉक में से ही है। मुझे एक भारत फोर्ज अच्छा लग रहा है पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। 1335 के आसपास मैंने पिक किया था, पोजिशनल है। आई थिंक 1400 तक के लेवल निकल के आ रहे, 1310 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद स्टॉक एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन में है। मुझे लगता है ओवरऑल आई थिंक डेली और वीकली सेटअप ये बता रहे हैं कि आई थिंक आने वाले दिनों में अगर यही टेक्सचर कंटिन्यू रहा तो भारत फोर्ज में एक टेक्निकल बाउंस बैक आ सकता है। दूसरा मैं एक जिंदल स्टील एंड पावर के साथ जाना चाहूंगा। 910 के आसपास पिक किया था, ये भी पोजिशनल है। 960 और 970 ये दो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और 890 का उसका स्टॉप लॉस रहेगा। काफी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है, स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है और हायर बॉटम फॉर्मेशन है। और ये वीकली फॉर्मेशन भी देखेंगे तो एक रिवर्सल फॉर्मेशन है जो सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। टेक्सचर अच्छा है। अगर यही मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो जिंदल स्टील एंड पावर में भी एक टेक्निकल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो दो कॉल्स यहाँ पर खरीदारी की। भारत फोर्ज में 1400 तक के टारगेट्स खरीदारी की राय और जिंदाल स्टील जेएसपीएल में 960 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 970 तक के टारगेट्स को ध्यान में रखा जाए और यहाँ पर 890 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अमोल की तरफ से उनकी कॉल्स। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के तेजस शाह भी हैं। तेजस, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे? गुड आफ्टरनून मानसी जी और गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा जो पहला ट्रेड है वो बैंकिंग क्षेत्र से है। अगर देखेंगे तो निफ्टी बैंक जो है उसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। कल के सत्र में हमने हल्की सी मुनाफा वसूली देखी थी, लेकिन अगर देखेंगे तो जो बैंक निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो अभी भी होल्ड कर रहा है, निफ्टी अभी भी सरपास नहीं कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में काफी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के चार्ट स्ट्रक्चर गजब के है। तो आईसीआईसीआई में बैंक जो है वो मेरी टॉप पिक है। आईसीआईसीआई बैंक में आज हमने अच्छा खासा स्ट्रेंथ देखी है। कल के सत्र में हल्की सी मुनाफा वसूली देखी थी। स्टॉक ने जो उसका मंडे का गैप डाउन एरिया था वो फिल कर दिया है और 20 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक में करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी करने की राय दे रहा हूँ। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 1254 का, पहला लक्ष्य रहेगा 1345 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1385। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो भी निफ्टी 50 में से है और दिग्गज शेयर है इंफ्रा स्पेस से, वो है एल एंड टी लिमिटेड। एल एंड टी लिमिटेड का चार्ट स्ट्रक्चर गजब का है। ये स्टॉक ने एक रिसेंटली अभी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट दिया था मंडे के सत्र में। पिछले 2-3 दिन से स्टॉक एक करेक्शन मोड में था। ऑलमोस्ट जो इसका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का जो नेकलाइन था जहां से ब्रेकआउट हुआ था, आज वो लेवल उसने रीटेस्ट किया और अच्छी खासी रिवर्सल पैटर्न बनाई है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोल सकते हैं या तो बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो एल का चार्ट स्ट्रक्चर काफी मजबूत है। तो एल में आप करंट भाव पे या डिप में खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3640 का, पहला लक्ष्य रहेगा 3810 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 3875 का। ठीक है, तो तेजस की तरफ से दो दिग्गज कंपनीज के शेयर और एल&टी के लिए टारगेट 3810 का, 3875 का बढ़िया से चल रहा शेयर, ये 2% ऊपर है। और दूसरा जो शेयर है आईसीआईसीआई बैंक का, आज ये निफ्टी बैंक में लीडरशिप ले रहा है। और अगर हम तेजी के अगर कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो अकेले उसमें योगदान 170 अंकों का आईसीआईसीआई बैंक का है। 1300 रुपए के ऊपर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है, 1.25% के आसपास की मजबूती है। तो बढ़िया शेयर आपको मिल गए। राजेश जी, आपकी नजर कहां पर है बाजार में और आप क्या रिकमेंड कर रहे हैं तेजी के लिए? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। तो देखिए, स्टॉक आइडियाज जहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखा है, उसमें हमें पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है बाटा इंडिया। एक करेक्शन के बाद स्टॉक में डबल बॉटम शॉर्ट सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन बना के स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी पूरे हफ्ते देखने को मिली है बाटा इंडिया में। और हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक अच्छा पुलबैक का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। बाटा में ये अपमूव हमें लगता है कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1450 के टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में आते हुए दिख सकते हैं। तो 1365 के स्टॉप लॉस से बाटा इंडिया बाय करने की सलाह है। दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो फर्टिलाइजर थीम से। काफी स्टॉक्स में देखेंगे आज पूरा फर्टिलाइजर पैक का एक अच्छे मोमेंटम में, उसमें चंबल फर्टिलाइजर जो कि एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को अब निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के फॉर्मेशन यहाँ बने हैं स्टॉक में, ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से स्टॉक ने सपोर्ट लेके अच्छा पुल बैक दिया है और अब यहाँ पे ये अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है।
तो चंबल में हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा, 535 तक के टारगेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस रखेंगे 504 का। और तीसरा स्टॉक जो कि एक अच्छे मोमेंटम में है पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से, पॉलीकैब। यहाँ पे एक अच्छा फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखने को मिला है। और हमें लगता है जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे स्टॉक ने ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक में यहाँ पे डिस्प्ले करी है, ये स्टॉक में पोटेंशियल है अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे, 7600 की तरफ। हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाय किया जा सके 7400 से 7420 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 7225 का। ठीक है, तो पॉलीकैब इंडिया और इसके अलावा जो शेयर सुझाए राजेश जी ने, बाटा, ये दोनों के दोनों डे हाई पर फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। और चंबल फर्टिलाइजर भी रेकमेंड किया राजेश जी ने, उसके लिए टारगेट होगा 535 का। चंबल फर्टिलाइजर को थोड़ी देर 2-3 घंटे पहले अवनी भट्ट थी हमारे चैनल पर, उन्होंने भी कहा कि चंबल फर्टिलाइजर का शेयर यहाँ से और चल सकता है। उन्होंने भी तेजी करने की सलाह दी थी और उन्होंने पूरा 1 महीने के लिए रखने की सलाह दी है इसको। तो ये 3 + 2 और 2 7 शेयर हो गए और 7 के साथ तेजी वाले शेयर हो गए। अच्छा, बाजार में कल हमने देखा था कि ये गिरावट जो आई थी उसमें आईटी के साथ साथ जो शेयर सबसे ज़्यादा टूटे थे वो थे ऑटोज़ के। नवंबर की ऑटो बिक्री पर नज़र है, महीना बीतेगा, 1 तारीख को सारे के सारे बिक्री के आंकड़े आ जाएंगे। लेकिन किस तरह के आंकड़े आने की उम्मीद है 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, कमर्शियल व्हीकल में, ये पूरा का पूरा एनालिसिस लेकर, अनुमान लेकर हमारे सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सृष्टि, क्या उम्मीदें हैं, कहाँ से आंकड़े अच्छे आएंगे, कहाँ पर निराशा होगी? इस बार ऑटो बिक्री की बात करें तो कुछ मिले जुले नतीजे आने की उम्मीद है, पर अगर सेगमेंट वाइज देखें तो जी हाँ, आपको 2 व्हीलर सेगमेंट और ट्रैक्टर डिवीजन पर फोकस ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर्स अच्छे आने के उम्मीद लगा रहे हैं। 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि साल दर साल अगर आप देखें तो एक फेस्टिव सीजन सेल्स का इम्पैक्ट रहेगा, यानी कि जो बेस है वो काफ़ी हाई है ऑलरेडी, तो उस पर हम ग्रोथ नंबर्स की देखेंगे किस तरीके से आते हैं, और महीने दर महीने भी एक इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा। पर इस बीच आइए नंबर्स की बात करें तो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में सबसे पहले जो आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है वो है शायद M&M, जहां पर हम उम्मीद लगा रहे हैं साल दर साल इनकी ग्रोथ में 10% का इजाफा होना चाहिए। वहीं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से कुछ बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि फ्लीट यूटिलाइजेशन थोड़े बहुत इंप्रूव हुए हैं, सेंटिमेंट थोड़ा सा पिकअप करता हुआ दिखा है, पर अभी भी कोई भी खास सेगमेंट नहीं उभरा है जहां पर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद लगाई जा रही हो। अगर देखें तो 1 या 2% ही साल दर साल ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, अशोक लेलैंड या फिर आयशर मोटर्स VECV। अब 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करते हैं। ये सेगमेंट क्यों आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि फेस्टिव सीजन सेल्स के बाद भी जो ऑन ग्राउंड मोमेंटम है वो बरकरार है। कई सारी कंपनीज ने अपने डिस्काउंट पीछे ले लिए हैं, फिर भी सेल्स मोमेंटम पिकअप कर रहा है, और खासतौर से TVS मोटर शायद इस सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि उनके हाल फिलहाल के कुछ जो लॉन्चेस थे उन्होंने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। साल दर साल TVS मोटर्स में 7% ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रैक्टर डिवीजन में जो सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। एस्कॉट्स और M&M की बात करें तो वहां पर लगभग 3% हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मिले जुले नतीजे कहेंगे इस बार ऑटो बिक्री के आंकड़े से, पर सेगमेंट वाइज और कंपनी वाइज नज़र ज़रूर है।